एनसीईआरटी 12वीं क्लास का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करी जाएगी कि ट्रैवलर्स ने किस तरीके से भारत को देखा, मिडिवल इंडिया को ट्रैवलर्स ने किस नज़रिए से देखा। यहाँ पर टाइम स्केल भी बहुत क्लियरली दिया है। हम 10th से 17th मतलब लगभग 700 साल की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, और इस तरीके का टाइम स्केल हम पहले ही चैप्टर से चर्चा करते जा रहे हैं इन सारी चीज़ों की। फिर से ये पोस्टर देखिए, ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता था, सारे जो मर्चेंट्स हैं ना, वो जब ट्रैवल करते थे तो ग्रुप में ट्रैवल करते थे, और जब वो आराम वगैरह करेंगे, कहीं पर रुकेंगे, अपना बैठक बनाएंगे, तो एक फायर प्लेस में आग जलाई उन्होंने, और आग जला के उसके चारों तरफ बैठ जाते थे, ताकि कोई चौकीदारी भी करता रहे, उनका जो सामान है और बिलोंगिंग्स है उसका, और साथ में ये एक ग्रुप में रहेंगे तो रिस्क ऑफ रॉबरी वगैरह कम रहेगी, डिफेंस मैकेनिज्म पॉपुलर जो अच्छा हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, समय आगे बढ़ रहा है, पोर्चुगीज़ जो है वो अराइव करते हैं इंडिया में। वास्को डी गामा वाली कहानी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। 1496 वास्को डी गामा आ गया है। जब वास्को डी गामा आ गया तो हम 1500 मान सकते हैं टेन एवरेज। जब 1500 आ जाता है वास्को डी गामा, तो ये बात करने लगते हैं इंडियन सोशल कस्टम्स की और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। इनमें एक जो आप कह सकते हैं राइटर है, या फिर इनमें से एक अकाउंट मिलता है आपको जेसुइट रॉबर्टो नोबिली का। ये ट्रांसलेट करते हैं बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज की किताबों को, जो इंडियन टेक्स्ट की किताबें हैं उनको यूरोपियन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पोर्चुगीज़ के राइटर हैं, उनका नाम है दोर्ते बरबोसा। ये ट्रेड और सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके विस्तार रूप से डिटेल में ये लिखने वाले हैं। और जैसे ही 1600 आता है, 1600 आते आते तक फ्रेंच ट्रैवलर्स, इंग्लिश ट्रैवलर्स, डच ट्रैवलर्स, इन सब की जो कहानी है वो मॉडर्न वाली आपने पढ़ के रखी होगी, वो सब शुरू हो जाती है। और उसके बाद में आपको मालूम ही है लड़ाइयाँ वगैरह होने लगेंगी, जो आपने वेंडी वॉश, बक्सर, ये सारी चीज़ें हम फिर मॉडर्न में कवर करेंगे। तो 1600 आते आते तक पहले तो पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग यूरोपियंस आए। ये मैं आपको बताता भी हूँ कैसे याद रखना है, PDEF से याद रखें। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर इंग्लिश और फिर फ्रेंच। इस तरीके से आप यूरोपियंस के एडवेंट को सिंक्रोनाइज तरीके से टाइमलाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि यूरोपियंस आ गए, और यूरोपियंस में हम बात करेंगे एक फ्रांसीसी की। यहाँ पर आप देखिए, ये फ्रेंच ज्वेलर है जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर, ये आएंगे इंडिया, और ये 6 बार आने वाले हैं। इनको इतना अच्छा लगता है, खासकर ये जौहरी हैं, तो जौहरी अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से तो आएंगे, क्योंकि भारत जो है, इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो इस समय इनका आना बनता है। इसके साथ में आप देखें, यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आते थे वो इंडिया, ईरान, ऑटोमन एम्पायर, इन सारी जगहों से आते थे, और जहाँ से भी आएंगे वो तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया करते थे। इसके साथ में इटली से एक डॉक्टर आते हैं मनुषी नाम से, और जो कि यूरोप वापस जाते नहीं है, यहीं इंडिया में ही सेटल हो जाते हैं। उनको भारत इतना पसंद आता है कि वो कहीं जाते नहीं है। एक फ्रेंचमैन, एक फ्रेंच डॉक्टर जिनकी बात करी जाती है, उनका नाम है फ्रैंकोस बर्नियर। अगर इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो हमारे जो भी फ्रांस से देखने वाले साथी हैं, आई एम सॉरी, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ फ्रेंच में। तो डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर और हिस्टोरियन के तौर पे ये यहाँ पर काम करते हैं। इन 3 रोल को ये बढ़िया अदा करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रिंस हैं दारा शिकोह, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे, उनके ये डॉक्टर थे। साथ में आप देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक अप्रोच भी ये अच्छा खासा रखते थे। शुरुआती दौर में तो डॉक्टरी का काम करेंगे दारा शिकोह के साथ, और दारा शिकोह जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद फिर ये अपनी दूसरी जगह जुगाड़ बैठालते हैं, जिसको आप कहेंगे दानिशमंद खान के पास ये एज इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट एडवाइज़र के तौर पे ये लग जाने वाले हैं। ये जो दानिशमंद खान है, ये आर्मेनियन नोबल थे मुगल कोर्ट में, वहाँ ये अपना सेटलमेंट बना लेते हैं। अब ये बर्नियर जो है, ये बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, और जब ये ट्रैवल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये लिखेंगे अपने अकाउंट्स में। और जब भी ये लिखते थे अकाउंट्स ना, तो इनकी बहुत गंदी आदत ये थी कि ये फ्रांस की या फिर यूरोप की जो सिचुएशन है उसको मुगल एम्पायर की सिचुएशन से कंपेयर करते थे, और उसके बाद ये बताते थे कि फ्रांस जो है वो ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू इंडिया, या फिर जो मुगल एम्पायर उससे बेटर है जो फ्रांस का किंगडम है। यहाँ पर आप देखिए जो कंपैरिजन हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि काफ़ी इनएक्यूरेट तरीके से किया गया है, कहीं ना कहीं इनके अंदर बायस्ड देखने मिलता है। उसके बावजूद भी फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, बहुत सारे लोग इनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारी जो यूरोप में इमेज बन रही थी वो इन राइटर्स की वजह से या फिर इन लोगों की वजह से बन रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग थी इन कंपैरिजन टू जो रियल में थी सिचुएशन। बहुत साल ऐसे थे, तब तक इंडियंस को सिर्फ स्नेक चार्मर्स के नाम से जाना जाता था, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ
सांप पालते हैं। बर्नियर अपने ट्रैवल के बारे में बताते हैं कि ये अपने साथ एक फौज लेके चलते थे। खाने का सामान होता था, टेंट लगाने का सामान होता था, जो कारपेट बिछाई जाएगी उसका सामान होगा, एक पोर्टेबल बेड होगा और साथ में काम करने वाले होंगे। इस तरीके की बहुत बारीक से चीज़ें बताते हैं। स्मॉल बैग होंगे, बिग बैग होंगे, कपड़े होंगे, बर्तन होंगे, खाना पकाने की व्यवस्था होगी, खाना खाने की व्यवस्था होगी। इस तरीके से बहुत बहुत बारीकी वाली चीज़ें ये बताते हैं। दही तक इन्होंने बता दिया, जो कर्ड होता है, दही होता है, वो भी लेकर जाया जाता था। तो हर चीज़ बताते हैं और ये बताते हैं कितने शान शौकत से ये ट्रैवल किया करते थे। ये पेंटिंग देखिए, भारतीय कपड़ों में टैवर्नियर देखने को मिल रहा है आपको। आगे बढ़ें तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है ईस्ट और वेस्ट का, जैसा मैंने आपको बताया कि ईस्ट और वेस्ट का जोरदार कंपैरिजन किया जाता है, तो ये कंपैरिजन चलता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको देखने की ज़रूरत है कि जो आइडियाज़ बनाए जा रहे हैं, जैसे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स लिखेंगे, ये इंडिया की इमेज बनाने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और ये जो इंडिया की इमेज बनी, ये किताबें यूरोप में बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं। 1750 के बाद आप देखेंगे जो शेख इस्माइलुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तालिब जब ये यूरोप पहुँचते हैं, तब ये देखते हैं कि हमारे बारे में तो इन्हें अलग ही पिक्चर बना के रखी है, और फिर ये अपनी बातचीत से या फिर अपने तौर तरीक़ों से उन जगहों को, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके उसके पहले तक किताबें जो पहुंच गई थी राइटर्स की, जैसे बर्नियर की किताब या फिर और भी राइटर्स की, उसने इंडियंस की एक बहुत ही अलग इमेज बनाती थी यूरोप में। बर्नियर के काम की पॉपुलैरिटी आपको इससे समझ में आती है कि इसको लिखा गया था फ्रेंच में, फ्रांस में इसको पब्लिश करा जाता है, बाद में आप देखेंगे इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन, इन सब में इसको ट्रांसलेट करा जाता है, और अगले 5 साल तक आप देखेंगे इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको पढ़ा जाता है। 1670 से लेके 1725 इनके अकाउंट को 8 बार रीप्रिंट करा जाता है फ्रांस अकेले में। बाकी जगहों की तो बात छोड़ दीजिए, अंग्रेजी में 3 बार प्रिंट करा जाता है। आप देखेंगे इनका जो लिखने का तरीका था या जो इनका मैटर था लिखने का, वो अरेबियन और पर्शियन जो मैटर थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग था। और दूसरी बात यह है कि ये बात पता भी नहीं चल पा रही थी यूरोपियन को, क्योंकि अरेबियन और पर्शियन मैटर 1800 आने तक पब्लिश ही नहीं हुआ था। तो इनका माल जब तक बन के बिक गया, तब तक इनका माल तो बनना शुरू भी नहीं हुआ था। इसीलिए जो इमेज है इंडिया की, वो बहुत अलग बनी यूरोप में। अब देखें जो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जैसे आप देखें अलबरूनी है, ये अरबी बोलेंगे या फारसी बोलेंगे। इस तरीके से इब्न बतूता जो वो अरबी बोलेंगे, बर्नियर आएंगे वो फ्रेंच बोलेंगे। तो उनको नई भाषा समझने में, नए तौर तरीके समझने में समय लगता है। इस यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कंपेयर कैसे करते थे, उनका अप्रोच कैसा रहता था। आप देखिए हर ट्रैवलर का लिखने का तरीका या फिर जो ऑब्जर्व करने की स्ट्रैटेजी होगी वो बहुत अलग होने वाली है। जैसे अलबरूनी की अगर हम बात करें तो ये देखते थे हर चीज़ को बहुत बारीकी से, और अलग अलग जो कल्चर्स हैं उनकी बात करते थे। जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके काम में वो उनको समझ में आती थी बहुत क्लियरली, और बहुत सारे जो ऑब्स्ट्रक्टिंग बैरियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते थे। सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रक्टिंग बैरियर था उनके लिए वो है लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो अरबी में लिखे गए हैं, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हिंदी में हो रही है, और इनको अरबी या फारसी आएगी या फिर हिब्रू आएगी, सीरियन आएगी, लेकिन इनको संस्कृत नहीं आ रही ना इनको हिंदी आ रही। तो इसीलिए ट्रांसलेशन बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। अलबरूनी संस्कृत की तारीफ भी करते हैं, ये कहते हैं कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने में बहुत समय लगता है। आप इसको आसान नहीं समझ सकते, आप इसको आसान ना माने, क्योंकि एक शब्द को अलग अलग रिफ्लेक्शंस के साथ, इन्फ्लेक्शंस के साथ यूज करा जाता है। उसको समझना बहुत अलग है, उसका अलग से ग्रामर चलता है, उसकी बात करते हैं। ये ओरिजिनल और डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, और संस्कृत के बारे में कहते हैं कि इसको सीखना आसान काम नहीं है। और ये ऐसा आदमी बोल रहा है जिसको 5-6 भाषाएं पहले से आती हैं, अगर वो संस्कृत के बारे में ऐसी बात बोल रहा है तो मानना बनता है। दूसरे बैरियर को आइडेंटिफाई करते हैं। जो बरूनी ये कहते हैं कि रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस बहुत अलग हैं यहाँ के लोगों की। तीसरी परेशानी थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, अपने से मतलब रखते हैं। साथ में इनको दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने की कोई ऐसी इंटरेस्ट नहीं है। इंसुलर मतलब आइसोलेट करके रखा है इन्होंने, दूसरे कल्चर्स में, दूसरे एक्टिविटीज़ में, दूसरों की बातचीत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो लोकल पॉपुलेशन भी इनको ऐसे मिली। इस तरीके के 3 बैरियर्स बताते हैं। पहला बैरियर लैंग्वेज का, दूसरा बैरियर जो रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का, तीसरा कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप में मस्त हैं। ये 3 बड़े बैरियर्स ये बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको जैसे बताया, ये ब्राह्मण्स के साथ बैठते हैं, ये वेद पे चर्चा करते हैं, पुराण, भगवत गीता पे, पतंजलि, मनुस्मृति, इन सब पे चर्चा करेंगे और इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे।
अल बरूनी जो है वो कास्ट सिस्टम को भी डिस्क्राइब करेंगे और ये इस तरीके से बताते हैं कि इस तरीके की चीज़ें पर्शिया में भी आपको देखने मिलेंगी। जो 4 सोशल कैटेगरीज हैं वो पर्शिया में भी हैं, जैसे नाइट्स और प्रिंसेस हो गए, मॉन्क और प्रीस्ट, फायर प्रीस्ट हैं, लॉयर्स हैं, फिर फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स हैं और दूसरे साइंटिस्ट, और फाइनली पीसेंट्स और आर्टिसंस। इस तरीके से 4 कैटेगरी जो है वो पर्शिया में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो कास्टिज्म जो है वो पर्शिया में भी कहीं ना कहीं है। ये जो सोशल डिवीजन है ये बताना चाह रहे थे कि ये यूनिक नहीं है, मतलब सिर्फ इंडिया में ये चीज़ नहीं हो रही, ये हर जगह होती है। ये कहते हैं इवन दो इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि ऑल मैन आर इक्वल, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिफरेंस को ऑब्जर्व करा जाता है। ऑब्जर्वेंस ऑफ पाइटी, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसको सम्मान सहित ऑब्जर्व करा जाता है। ब्राह्मणिकल जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे ओरिजिन होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो फोरहेड से निकलते हैं, जो प्रीस्ट और टीचर हैं। क्षत्रिय जो है वो हैंड्स से निकलते हैं, भुजाओं से निकलते हैं। वैश्य जो है वो थाइस से, जांग से निकलते हैं। और ये जो शूद्र है ये पैरों से। इस तरीके से ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा से कास्ट कैसे ओरिजिनेट होती है, तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नोशन को डिसअप्रूव करते हैं, वो है पोल्यूशन वाला। ये कहते हैं कि सन जो है वो जिस तरीके से हवा को साफ कर देता है, जैसे नमक जो है समुद्र में वो पानी को साफ कर देता है, उसी तरीके से इंसान जो है, इंसान भी साफ होता है। या फिर जो पोल्यूशन वाली जो आइडिया है कि आप जिंदगी भर पॉल्यूटेड रहोगे, उस चीज़ को अल बरूनी नहीं मानते हैं। तो सोशल पोल्यूशन जो है, सोशल पोल्यूशन को ये अलग रखते हैं। कास्ट सिस्टम में इसको उतना अच्छा नहीं मानते, इसको इम्पोज करते हैं। और ये कहते हैं ये जो लॉ ऑफ नेचर है उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो अल बरूनी के बारे में हमने बताया कि कास्ट सिस्टम को जो बता रहे थे कि यहाँ पर भी हो रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो रूल्स हैं गवर्न कैसे करते हैं कास्ट सिस्टम को, और जो पॉइंट ऑफ व्यू है ब्राह्मण्स का, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कोई भी बात हवा में नहीं कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न, एक सॉलिड रिसर्च भी देखने मिलती है। अल बरूनी ये बताते हैं कि इवन दो जो कास्टिज्म है या जो कास्ट सिस्टम है ये एग्जिस्ट तो कर रहा था, लेकिन रियल लाइफ में ये इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था। अंतजा करके बताए जाते हैं जो कि ये जो कास्ट सिस्टम है इससे बाहर पैदा होते हैं। अंत्यज, इनको भी इनएक्सपेंसिव लेबर देना पड़ता था, जो पीसेंट और ज़मींदार हैं उनके लिए काम करना पड़ता था। इसके साथ में आप देखें जो सोशल ऑपरेशन है उसके बावजूद भी इकोनॉमिक नेटवर्क में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वेल लिंक्ड थे। नेटवर्क के अंदर इकोनॉमिक नेटवर्क के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करते थे जो पोल्यूटेड या अनटचेबल्स हैं। जिस समय इब्न बतूता दिल्ली में आते हैं उस समय की बात करें तो ये 14th सेंचुरी चल रहा है। यहाँ पर ग्लोबल नेटवर्क और कम्युनिकेशन जो है वो चाइना तक खिंच चुका है। चाइना तक आपकी जो शिप्स हैं वो जा रहे हैं, सिल्क रूट भी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और यूरोप में तक हमारे जो ग्लोबल नेटवर्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। उस समय पे इब्न बतूता एंट्री करते हैं इंडिया में। दूसरी तरफ देखें तो इब्न बतूता अपने आप में, मैंने अभी बताया, यमन, ओमान और अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से, सीरिया, ये सारी जगह तो वो भी घूम के बैठे थे। ये बहुत सारे सीक्रेट श्राइन्स जो हैं, पूजनीय जगहें हैं, वहाँ पर जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े रूलर्स से मिलते हैं, और अपने आप में इनको काजी बना दिया गया था। तो इस वजह से ये अपने आप में अच्छी खासी पकड़ रखते थे। दूसरी चीज़ जो दिल्ली है, दिल्ली ऐसी जगह है जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को अपने अंदर रखा करती थी। ये एक ऐसा अर्बन सेंटर था जहाँ पर आपको अरबी भी मिलेगा, फारसी भी मिलेगा, तुर्की भी मिलेगा। अब वो ये सारे जब लोग मिल रहे हैं तो ऐसा माल भी मिलेगा, जो भी उनके कपड़े लगते हैं या फिर जो भी बेचने की चीज़ें होती हैं, इसके साथ में उनका जो कल्चर है, जो आइडिया है, जो उनकी कहानियाँ हैं, वो भी आपको देखने सीखने मिलेंगी। ऐसा सिचुएशन था दिल्ली का। आप देखिए ये जो स्टोरीज़ हैं इसमें बताया जाता है लोगों के बारे में। इसमें बताया जाएगा कैसे कोई किंग जो क्रूअल भी है और जनरस भी, उसके बारे में बताया जाता है। सामान्य जन के बारे में, जो औरतें हैं और जो मर्द हैं उनकी कहानियों के बारे में बताया जाता है। इस तरीके के अलग अलग अकाउंट्स को डिस्कस किया जाता है जो कि पूरी दुनिया से आके इब्न बतूता को सुनने मिलते हैं। भारत में आके इब्न बतूता बात करते हैं कोकोनट की। कोकोनट के बारे में ये कहते हैं कि ये एक ऐसा नट है जो कि इंसान के सर जैसा दिखता है, इसके अंदर पानी है, 2 आंखें, पेड़ के ऊपर लगता है, इस तरीके की बात करते हैं। अब हम तो इन बातों को सुन के हंसेंगे, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो कोई आदमी अगर इस चीज़ को पहली बार देख रहा है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अचंभा करने वाली बात है। और इसके ऊपर अगर वो 1 पेज लिख रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि उसने नारियल नहीं देखा है। कोकोनट और पान की जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पर इब्न बतूता पान खाने वाली बात को भी बताते हैं कि पहले सुपारी को चबाया जाता है, अरेका नट जो है, अरेका नट,
उसको पहले चबाएंगे छोटे छोटे टुकड़े करके, उसके बाद जो बिटर लीफ है उसके ऊपर थोड़ा सा लाइम लगा के, जो चूना होता है चूने को लगा के, चौक को रगड़ के उसके बाद उसको चबाया जाता है। इस चीज़ के बारे में भी बताते हैं। और ये जो कोकोनट और पान जो है ये इब्न बतूता को काफ़ी ज़्यादा इंट्रिग करता है। अब मान के चलिए कोई मुगल डायनेस्टी या फिर मुगल एम्पायर के अंदर जो ट्रैवल करता होगा उसको ये पान और ये कोकोनट अलग नहीं लगेगा, तो शायद वो उसके बारे में अपनी किताब में ना लिखे, लेकिन जो बाहर से आएगा उसको ये छोटी छोटी चीज़ें भी अलग लगती थी, काफ़ी एक्साइट करती थी, इसलिए इसके बारे में लिखते थे। आप देखिए ये बताते हैं कि जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेटेड भी है और प्रॉस्परस भी है, मतलब अच्छा खासा व्यापार भी हो रहा है। इवन दो जब लड़ाई हो रही है, इन्वेशंस हो रहे हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये शांतिपूर्ण जगह है जहाँ पर पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, पॉपुलर भी है और पॉपुलेटेड भी है। इब्न बतूता लिखते हैं सिटीज़ के बारे में कि इनकी जो गलियाँ हैं, गलियाँ काफ़ी ज़्यादा घसी बसी हैं, अलग रंग बिरंगी मार्केट्स लगेंगी, बहुत सारी वैरायटी का माल यहाँ पर मिलता है, गुड्स यहाँ पर मिलते हैं। दिल्ली को बताते हैं, दिल्ली भी बहुत बड़ा शहर है, इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा देश है दिल्ली। दौलताबाद की बात करते हैं कि दौलताबाद भी जो है वो दिल्ली को टक्कर देता है साइज में, मतलब दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है वो भी अच्छा खासा बड़ा सेंटर है। देखिए इस तरीके का बाजार हुआ करता था। ये बाजार के बारे में बताते हैं कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बाजार में हो रहे हैं, साथ में बाजार जो है वो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी हब है। यहाँ पर आपको मस्जिद देखने मिलेगा, मंदिर देखने मिलेंगे। इसके साथ में आप देखें तो डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर्स भी पब्लिक परफॉर्मेंस दिया करते थे इन बाज़ारों में। इब्न बतूता अपनी अकाउंट्स में ये लिखते हैं कि जो टाउन्स हैं ये इतने अच्छे से काम कैसे कर पा रहे हैं। वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो विलेजेस हैं उनमें जो सरप्लस पैदावार हो रही है वही इन शहरों तक पहुंच रही है। तो जो सिग्निफिकेंट पोर्शन वेल्थ का आप देखेंगे तो वो जनरेट विलेजेस से हो रहा है और वो जाके टाउन्स को डेवलप करने में, प्रॉस्पर करने में हेल्प कर रहा है। इब्न बतूता बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ करता था उनके समय में। जो ज़मीन है, जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो साल में 2 फसलें उगाया करते थे। ये कहते हैं ये जो नेटवर्क है ट्रेड और कॉमर्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड था। एशिया की बहुत सारी कंट्रीज से अच्छा खासा लिंक एस्टैब्लिश था। वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह पर अच्छा खासा लिंक एस्टैब्लिश था कॉमर्स और ट्रेड का, जिसकी वजह से आर्टिस्टों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था, मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। भारत के कॉटन के बारे में तो हम पढ़ा ही है, हम जानते हैं मसलिन के बारे में। तो ये मसलिन जो है ये कहते हैं कॉटन क्लॉथ बड़ा फाइन होता था, फाइन मसलिन, सिल्क, ब्रोकेट, सैटन, इस तरीके के कपड़े पूरे दुनिया में बहुत डिमांड रखते थे और ये भारत में बनाए जाते थे। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे वैरायटी है मसलिन की जो कि सिर्फ जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, नोबल्स हैं या बहुत ज़्यादा अमीर हैं वही पहन सकते हैं। इतना खास कपड़ा भी भारत में देखने को मिलता है। फिर सीधे हाथ में देखिए ये जो इकट है ये एक वीविंग पैटर्न होता है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक से ये डिज़ाइनें वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में ये भी काफ़ी डिमांड में रहता था। इब्न बतूता बताते हैं कि जो स्टेट है वो भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी, स्पेशल मेजर्स लेती थी, ऐसे कदम उठाती थी कि मर्चेंट्स जो है वो ट्रेड कर पाए, ट्रेड को एनकरेज करा करते थे। यहाँ पर ये पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं मर्चेंट्स के लिए गेस्ट हाउस थे और जो भी सप्लाईज वगैरह है, रहने के लिए सराय चाहिए, गेस्ट हाउस चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में ये कहते हैं कि अगर आपको दिल्ली से सिंध जाना है तो आपको 50 दिन लगेंगे, लेकिन जो पोस्टल सिस्टम इतना गजब का था, अगर आपको कोई पत्र भेजना है तो 5 दिन में पत्र दिल्ली से सिंध पहुंच जाएगा। इसके बारे में इब्न बतूता हमें बताते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हॉर्स पोस्ट को कहते थे उलुक। इसके बारे में बताते हैं कि जो रॉयल हॉर्सेज हैं ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 4 मील पे ये स्टेशन करे रहते थे और ये रिले रेस जैसा चलता था। पोस्ट इसने पकड़ा, 4 मील इसका घोड़ा दौड़ेगा और 4 मील बाद दूसरा घोड़ा दौड़ेगा, इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था। और एक था फुट पोस्ट, तो एक घोड़े से एक फुट से, फुट वाले का काम था, उसको पे कहते थे दावा। दावा वाले का काम था 1 मील दौड़ेगा और दूसरे बंदे को दे देगा। आप देखेंगे तो ये दावा और फुट पोस्ट, ये जो उलुक है, जो हॉर्स पोस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे और इसकी वजह से जो पोस्टल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। इसके बारे में भी इब्न बतूता लिखते हैं। इसके बाद बात आती है अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक पहले तो इतने ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए जब ये भारत में आते हैं। ये कैलिकट पहुँचते हैं और कैलिकट में ये ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं। ये जो प्रैक्टिसेस देखते हैं उससे इंप्रेस नहीं होते, जो सिटी है उससे इंप्रेस नहीं होते हैं।
ये लोगों की भी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड प्लेस है, उतना ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आ रहा था, ये स्ट्रेंज नेशन की तरीके से इसको देखते हैं। लेकिन जैसे ही मैंगलोर पहुँचते हैं और वहाँ पर एक मंदिर को जब ये देखते हैं, ये मंदिर जैसे ही देखते हैं तो ये तारीफ़ के पुल बांधने लगते हैं। ये कहते हैं गज़ब का मंदिर है ये, और मंदिर की जो लंबाई चौड़ाई उसके बारे में बताते हैं। जो पोर्टिकोस कहते हैं इसको, पोर्टिकोस क्या होते हैं, जो मेहराब होती है, आपने ऐसे देखा होगा, ये ग्रीक स्ट्रक्चर्स वगैरह में बनते हैं, उनको पोर्टिकोस कहते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो पोर्टिकोस जो है उनकी तारीफ़ें काफ़ी करते हैं। कहते हैं जो स्टैचू है वो सोने का बना हुआ है, साथ में जो आंखें हैं वो ऐसी लगी हैं, ऐसा लगता है जैसे स्टैचू देख रहा है। तो ये अब्दुल रज़ाक जो है वो शुरू में काफ़ी इम्प्रेस नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही ये मंदिर वगैरह देखते हैं तो ये हिल जाते हैं अंदर तक। इब्न बतूता की मैं बात कर रहा था, ये हर चीज़ को, जिस भी चीज़ से इंप्रेस होते थे, एक्साइट करती थी जो भी चीज़ इनको, उसको ये लिख देते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो लिखने का तरीका था वो अलग था। और अगर हम बात करें फ्रैंकोस बर्नियर की, तो ये एक अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। तो इब्न बतूता की जो सोच है, जो ट्रेडिशन है, जो पीछे से जो स्कूलिंग है, जो अप्रोच है वो अलग है, और बर्नियर का जो अप्रोच है वो अलग है। बर्नियर का जो अप्रोच था वो कंपैरिजन से प्री ऑक्यूपाइड था। वो पहले ही सोच के रखा था कि हमें तोलना है दोनों चीज़ों को, हमें कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट एस्टेब्लिश करने का प्रयास करना है, और फिर इस किताब को फ्रांस भेजना है। ये फ्रांस को हमेशा ही ध्यान में रख के, नज़र में रख के ये कंपेयर करा करते थे, और जब इस सिचुएशंस को शो किया करते थे तो बड़ा डिप्रेशन के साथ, जैसे आप कभी द हिंदू पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब गड़बड़ है, सब बेकार है, दुनिया बड़ी नेगेटिव सी नज़र आती है, उस तरीके से ये राइटिंग करते थे। फ्रांस में, मतलब फ्रांस की बात करके ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि भारत में चीज़ें बड़ी गड़बड़ है। इनकी वजह से इनके जो आइडियाज़ जो है ना, वो पॉलिसी मेकर जो है फ्रांस के, या जो इंटेलिजेंसिया है, उसको काफ़ी इंस्पायर करते थे। और ये ऐसा कहते थे कि यही मदद करेंगे, मेरी जो राइटिंग्स है मदद करेंगी सही डिसीजन लेने में। जैसे ये मुगल एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और उनके बारे में जो भी चीज़ें लिखते हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव है। जैसे ये मुगल एम्पायर के बारे में जब बात करेंगे तो ये गरीबी की बात करते हैं कि एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीरी थी, एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीबी थी। जो हायरार्की में भी डिफरेंस बताने के प्रयास करेंगे, और ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो इंडिया है वो इन्फीरियर है वेस्टर्न वर्ल्ड से। इनका अप्रोच पूरी तरीके से उसी तरीके का रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस का रहा है। इसकी ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है यूरोप में और मुगल इंडिया में, वो ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी आदमी के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी है नहीं। अब जब खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब चीज़ें क्राउन के पास है, क्राउन अपनी मन मर्जी से ही प्रॉपर्टियों को देने वाला है, वहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि लोगों के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि वो अपनी ज़मीन पे काम करें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और इस वजह से इकोनॉमी और सोसाइटी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये चीज़ बर्नियर कहते हैं, जो उनका परसेप्शन है। और ऐसा नहीं सिर्फ इन्हीं का परसेप्शन है, और भी ट्रैवलर्स ने इस तरीके की बात 16 और 17 सेंचुरी में लिखी है। बर्नियर ये चीज़ बताते हैं कि जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है, एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, आप अभी भी देखते हैं ये चीज़ इंडिया में अभी भी है। टू मैनी पीपल हैविंग टू लेस मनी एंड टू लेस पीपल हैविंग टू मच मनी। इस तरीके का जो डिफरेंस है, जो स्टार्क इनइक्वालिटीज़ हैं, वो आपको देखने मिलती है। अब ये जब ओनरशिप की ऑफ लैंड की बात करते हैं, ये कहते हैं अगर क्राउन के पास ओनरशिप होगी लैंड की, और जो लैंड होल्डिंग है वो पास नहीं हो पाएगी क्योंकि क्राउन के पास है, तो जो खेती हर जो आपका किसान है वो काम कर रहा है ज़मीन पे, वो अपने बच्चे को वो ज़मीन नहीं पास कर पाएगा। इसकी वजह से वो उस पर ज़्यादा काम नहीं करेगा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उसमें प्रोडक्शन नहीं होगी तो उससे दूसरी दिक्कतें बनती हैं। और ये सारी बातें कह के वो यूरोप के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बताना चाहता है कि भैया प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको रखना ज़रूरी है। इसके साथ में वो एरिस्टोक्रेसी को भी ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो एक आइडिया है वो होना चाहिए। फिर से देखें, ये 19th सेंचुरी का एक पिक्चर है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो रूरल सोसाइटी है ये चेंज नहीं हो रही, ऐसा नोशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबी तो थी, नो डाउट। एक बैल का जोड़ा खरीदने में भी हालत ख़राब हो जाती थी। अगर किसी के पास एक बैल का जोड़ा है मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर है, पैसे वाला है। उस तरीके से अगर देखें तो यूपी में, बंगाल में लैंड होल्डिंग्स के हिसाब से स्टेटस को देखा जाता था। जहाँ पर कहीं 20 एकड़ अगर आपके पास ज़मीन है तो आप पैसे वाले हो, वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपके पास 5 एकड़ है तो भी आप पैसे वाले हो। इस तरीके के अलग अलग स्टेट्स में अप्रोच रहते थे। जैसे बर्नियर जो है वो इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं।
ये कहते हैं कि एक तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, और दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलिंग क्लास है। अब ये जो पुअर लोग हैं और रिच लोग हैं, इनके बीच में कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई सोशल क्लास नहीं है, जो एक सोशल ग्रुप होता है वैसा कुछ नहीं है। बर्नियर बड़ी कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि मिडिल स्टेट या फिर मिडिल स्टेट इंडिया में है ही नहीं। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि बर्नियर ने वो चीज़ देखी नहीं। यहां पर एक और बात ये कहते हैं कि एक तरफ बैगर्स हैं, दूसरी तरफ बारबेरियंस हैं, और उनका राजा है मुगल एम्परर। जो मुगल एम्पायर है उसमें दो ही लोग हैं, एक तरफ भिखारी हैं, दूसरी तरफ लूटने वाले बारबेरियंस हैं। इनके जो सिटी और टाउन्स हैं, इनके बारे में कहते हैं जो शहर हैं ये गंदे हैं, कंटेमिनेटेड है, इनकी जो हवा है वो खराब है, ए लेयर है, और ओवर स्प्रेड विद बुशेस, मतलब झाड़ झंकाड़ है, इस तरीके से है, कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। और इन सब के वजह क्या बताते हैं? इन सब की वजह ये बताते हैं कि जो क्राउन है, जो राजा है, उसके हाथ में है पूरी जमीन, इस वजह से ऐसी परिस्थिति आ गई है भारत में। दूसरी तरफ अबुल फजल की जो किताब है आईन अकबरी, जिसमें अकबर के रिजीम के बारे में बताया जाता है, उसमें ये बताते हैं कि लैंड से रेवेन्यू लिया जा रहा है, लैंड से जो प्रोटेक्शन के लिए जो पैसा है उसको लिया जा रहा है, और उसको आप रेंट ना मान के जो प्रोटेक्शन का प्राइस है उस तरीके से समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग जनरली इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो टैक्सेस हैं या फिर जो रेवेन्यू डिमांड रहती थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। उस वजह से यूरोपियंस को ऐसा लगता था कि ज़मीन का रेंट ले रहे हैं, बल्कि वो था क्या, वो प्रोटेक्शन के लिए था। प्रोटेक्शन की फीस बस हाई होने की वजह से ये मिसकंसेप्शन आता है। यहाँ पर बर्नियर फिर से अपनी बात रखते हैं। बर्नियर मुगल मॉडल के बारे में बताते हैं कि इनका मॉडल कैसा है। यहाँ पर एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग बैलगाड़ियाँ नहीं खरीद पाते हैं, सिटीज़ जो हैं वो गड़बड़ हैं, ये सारी चीज़ें ये लिखते हैं। ये चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्सट्रेनियस नॉलेज है, ना तो यूपीएससी के मेंस में आती है ना प्रीलिम्स में आती है। बस किससे कहानियाँ हैं तो थोड़े सुना देता हूँ मैं। बर्नियर की बात करें तो जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट हैं, इनसे बर्नियर की राइटिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, और 18वीं सेंचुरी में आप देखेंगे नए नए जो राइटर्स आते हैं, वो जो लैंड बिलोंगिंग वाली बात आती है, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात आती है, राइट्स ऑफ पीपल की बात आती है, इन सबको काफ़ी ज़्यादा पुश करते हैं बर्नियर की बातों को लिखते हुए, और एग्जाम्पल में इंडिया दे देते हैं। तो जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का आइडिया है कि डेस्पोट मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो किसी की ना सुने, बस अपने मन की करे, उस तरीके के आदमी को डेस्पोट कहते हैं, और उसका जो राज होगा वो होगा डेस्पोटिज्म वाला। ठीक है, तो ईस्टर्न या फिर ईस्ट को ओरिएंट कहते हैं, तो ओरिएंटल या ईस्टर्न डेस्पोटिज्म का एग्जाम्पल देके मॉन्टेस्क्यू और इसी तरीके के बहुत से राइटर्स लिखते हैं, और यहाँ पर इसी को आर्ग्यूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सब्जुकेशन और पॉवर्टी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर पूरा लैंड जो है वो किंग को बिलोंग करेगा, इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड एग्जिस्ट। अब देखिए, पहले हमने इब्न बतूता की बात कर ली है, अल-बरूनी की बात कर ली, और साथ में हमने बर्नियर की भी बात कर ली जो फ्रांस से आए थे, और मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी नाराज़ थे और ये इंटरप्रेट करते थे कि जो पूरा ज़मीन है, जो पूरी जायदाद है, वो राजा के हाथ में होती, जो मुगल एम्परर है उसके हाथ में है, और जिसकी वजह से इकॉनमी कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा बेकार हालत में है, खस्ता हालत में है। और इसी चीज़ को ये अपनी किताबों में लिखते हैं, और इनकी जो किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती हैं वेस्ट में। वेस्ट में इनकी किताबें जब पढ़ी जाती हैं तो कुछ फिलोसफर्स हैं, जैसे एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं मॉन्टेस्क्यू। ये मॉन्टेस्क्यू ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के बारे में बात करेंगे, मतलब एक राजा ऐसा जो अपनी मनमानी करता हो, ओरिएंट का मतलब ईस्ट। तो हमारे जो बर्नियर साहब हैं, इनके लेख के अनुसार ये एक फ़िलासफ़ी तैयार करते हैं मॉन्टेस्क्यू, और ये कहते हैं कि जिस तरीके से एशिया में हो रहा है कि ज़मीनें जो हैं, तमाम जायदाद ज़मीनें जो राजा के हाथ में हैं, जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आदमी को जो है वो दबा कुचला जा रहा है, वो चीज़ें यहाँ यूरोप में भी हो सकती हैं अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहे। इसके साथ में ये बताते हैं कि जो एम्परर है उसके साथ और उनके जो नोबल्स हैं वही बस मज़े मार रहे हैं, बाकी सामान्य जन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत पतली है। इस तरीके की फ़िलॉसफी ये जनरेट करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कार्ल मार्क्स का आगमन होता है। कार्ल मार्क्स जो है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के रचयिता हैं, इन्होंने ये आइडियाज़ प्रेजेंट करे थे। ये 19वीं सेंचुरी में एशिया का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एशिया में कैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो विलेजेस हैं उनकी बात करी जाती है। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं और एशियन कंट्रीज़ के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर जो भी विलेज में सरप्लस प्रोड्यूस होता था उसको स्टेट को दे दिया जाता था, ताकि अपना जो कम्युनिज्म का आइडिया है, कम्युनिस्ट जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई भी प्राइवेट
आदमी के पास कोई चीज़ नहीं होगी, हर चीज़ जो होती है वो स्टेट को बिलोंग करती है। और ये अपना इसी आइडिया को और ज़्यादा बटरेस करने के लिए, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए ये एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं इंडिया के, एशियन कंट्रीज़ के, कि गांव में जो भी पैदावार हो रही है वो दे दी जाती थी, जो भी सरप्लस है वो अप्रोप्रिएट कर दिया जाता था, दे दिया जाता था स्टेट को, या फिर जो स्टेट एक्टर्स हैं, एम्परर और नोबल्स, उनके तौर पे। इस तरीके का एग्जाम्पल ये यूज़ करते हैं। ये कहते हैं इसके साथ में इंपीरियल कोर्ट्स भी लगा करती थी, जो कि ये इंश्योर करती थी कि प्रॉपर फ्लो चलता रहे इस चीज़ का, जो सरप्लस है उसको अनइम्पीड, मतलब बिना रुके उसका फ्लो चलता रहे, स्टेट तक आराम से पहुंचता रहे, इसको स्मूदन करते थे, स्ट्रीमलाइन करते थे। आप देखिए, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं था। अलग अलग आदमी अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में बैठ के इंटरप्रिटेशंस लगा रहे थे। सही मायने में देखें तो रूरल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे और सोशल डिफरेंसेस थे। एक तरफ आप देखेंगे तो बड़े जमींदार देखने मिलते हैं, दूसरी तरफ अनटचेबल्स हैं जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं है और ज़मींदारों के पास बहुत बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड होते थे। तो दोनों में जब सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार है और एक जो अनटचेबल है, जो लैंडलेस लेबर है, उनके बीच में डिफरेंसेस इकोनॉमिक और सोशल आ जाते हैं। इसके बीच में एक और क्लास थी जो थे बिग पेसेंट्स के, जो बड़े पीसेंट हैं, वो क्या करेंगे, इन लेबर्स को एंगेज करते थे और प्रोडक्शन करवाते थे। और ये जो प्रोडक्शन करने वाले हैं इससे बड़े बड़े गोदाम भरेंगे, लेकिन जो छोटे ज़मीन वाले हैं, ये स्मॉल पीसेंट्स हैं, इनके साथ दिक्कत ये आने वाली है कि ये सिर्फ अपने रोज़मर्रा के हैंड टू माउथ वाला ही प्रोसेस चलाएंगे। इनकी जीवन शैली अलग होने वाली। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये अपने ज़मींदार साहब हैं और यहाँ पर ये आपका स्मॉल पीसेंट है। इस तरीके की सिचुएशन थी। अब इसके साथ देखिए, एक तरफ जहां बर्नियर कंपैरिजन कर रहे थे, मुगल स्टेट का कंपैरिजन करेंगे और वेस्टर्न सोसाइटी से, पर्टिकुलरली फ्रांस से कंपेयर करेंगे, और हर जगह वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल होते थे मुगल एम्परर को या मुगल स्टेट के जो परफॉर्मेंस है उसको लेके। कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि आर्टिसंस हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे थे। एक तरफ ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्टैग्नेट हो रही है और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से बहुत परेशानी है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरर्स की भी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं बढ़िया इनका धंधा चल रहा है। इसके साथ में आप ये देखिए कि भारत उसी समय पे सिंक हुआ करता था प्रेशियस मेटल का, मतलब कि ऐसा कहा जाता था कि गोल्ड एंड सिल्वर की सिंक है इंडिया, जितना भी गोल्ड एंड सिल्वर आता है वो पूरा इंडिया एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके की सिनेरियो था। तो अगर इनके कहे अनुसार जो ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा खासा कैसे चल रहा है, फिर ये इतना सारा सोना चांदी जो आता है वो कहाँ जा रहा है, फिर इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मर्चेंट्स जो हैं वो बड़े दूर दूर तक भी व्यापार करते थे और ये चीज़ बर्नियर ने भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करी है। ये देखिए, मुगल्स के समय में ये जो चम्मच है इसमें बहुत गजब की नक्काशी की है, एमरल्ड्स लगे हैं इसमें और रूबी लगी हैं, ये चम्मच बनी गई है। और इससे समझ में आता है कि आर्टिसंस जो हैं वो भी अपनी जो आर्ट है, जो आर्ट फॉर्म है, जो काम है उनका, उसमें कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहे थे। नक्काशी की जो आर्ट फॉर्म में एक्सपर्टीज है उसको ऊंचाइयों को छू रहे थे। आप देखिए 17वीं सेंचुरी की बात करें तो 15% जो भारत की पॉपुलेशन थी वो टाउन्स में रह रही थी, मतलब एक अर्बन सेटअप में रह रही थी। उसके उलट वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो उनमें इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम लोग अर्बन सेटलमेंट में या अर्बन पॉपुलेशन के तौर पे रह रहे थे। यहाँ पर बर्नियर फिर एक बात करते हैं कि जो टाउन्स है ना, ये कैंप टाउन्स है। कैंप टाउन्स का मतलब ये है कि जब मुगल एम्परर को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसी वजह से ये टाउन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मुगल एम्परर को इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत ना पड़े तो ये जो टाउन्स है ये एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब सीधा सीधा जैसे छतरी बनाने की कंपनी हो गई कि जिस दिन जब बारिश हो रही तभी छतरी बिकेंगी, नहीं तो नहीं बिकेंगी, उस तरीके की बात बर्नियर कहते हैं। ये कहते हैं जो टाउन्स हैं ये कैंप टाउन्स हैं। बर्नियर ये कहते थे कि जो टाउन्स हैं इसीलिए बने क्योंकि इस यहाँ पर इंपीरियल कोर्ट है और जैसे ही इंपीरियल कोर्ट हटेगी तो ये टाउन्स का भी जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, इनका जो बम्बू है वो उखड़ जाएगा। इसके साथ में जो सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन है इसके बारे में भी वो ये समझते थे कि इंपीरियल पैटर्नेज की वजह से, जो राजा है उसकी वजह से ये टाउन्स का सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन जमा हुआ है। जैसे ही राजा अपना पैटर्नेज शिफ्ट करेगा तो टाउन्स खत्म हो जाएंगे। इस तरीके का अप्रोच था। आप देखिए, लैंड ओनरशिप की बात करी जाए तो बर्नियर काफ़ी ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर बनाते हैं। जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा था कि बर्नियर सोचते थे इस पर रेंट लिया जा रहा है, लेकिन असल में वो प्रोटेक्शन का अमाउंट था। बात बस इतनी थी कि अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए। इसके अलावा आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इन्होंने कहा कैंप टाउन की सिचुएशन है वैसी नहीं थी। आप देखिए, ट्रेडिंग टाउन्स थे, पोर्ट टाउन्स थे, सीक्रेट सेंटर्स थे। मथुरा जैसे एक सीक्रेट सेंटर जहाँ पर पिलग्रिमेज भी हो रहा है, अजमेर है सीक्रेट सेंटर जहाँ पर पिलग्रिमेज भी हो रहा है, उसके साथ व्यापार भी हो रहा है।
क्योंकि आप देखिए मंदिर है, मंदिर के पास में जो फूलों की दुकान है उससे एक कमर्शियल एक्टिविटी होगी, मिठाई की दुकान है कमर्शियल एक्टिविटी होगी। तो कहीं ना कहीं टेम्पल से भी कमर्शियल एक्टिविटीज जुड़ी थी। सीक्रेट सेंटर्स हैं अगर, या ट्रेडिंग टाउन्स हैं, जैसे पोर्ट सिटीज़ हैं, आप सूरत की बात ले लीजिए, अहमदाबाद की बात ले लीजिए, मछलीपट्टनम जिसको कहते हैं उसकी बात ले लीजिए, कैलिकट की बात ले लीजिए, तो ये सब क्या कर रहे थे, ये पोर्ट टाउन्स डेवलप कर रहे थे। और ये एग्जिस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, ना कि ये पर्टिकुलर किसी पैट्रनेज की वजह से बढ़ रहे थे। इसके साथ में बताया जाता है कि कुछ मर्चेंट की कम्युनिटीज भी थी और प्रोफेशनल क्लासेस भी थी। मतलब प्रोफेशनल क्लासेस, कोई बर्तन बना रहा होगा, कोई कपड़े बना रहा होगा, इस तरीके के, कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई लोहे के सामान बना रहा है, या फिर मर्चेंट हैं बहुत दूर दूर तक अपना सामान बेचने जा रहे हैं। बर्नियर ही खाली एक ऐसे आप हिस्टोरियन कह सकते हैं जिन्होंने कारखानों के बारे में लिखा है। मुगल एम्परर, जो मुगल पूरी एम्पायर है उसके समय में कारखाने हुआ करते थे, जिसमें ये बात करते हैं अलग अलग प्रकार के काम होते थे, जूता बनना, कपड़ा बनना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये कब हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कारखानों में हो रही हैं। सिल्क बनता था, ब्रोकेड बनेंगे, फाइन मसलिन, जो मैंने आपको बताया था कॉटन होता है एक टाइप का, कॉटन का कपड़ा, वो बन रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी बर्नियर बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। हम बात करें अगर मर्चेंट्स की, तो मर्चेंट्स या तो वो कास्ट या ऑक्यूपेशन के बेस पे अच्छी खासी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम को डेवलप कर चुके थे, जिनमें आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में इनको महाजन कहा जाता था या फिर सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद के इलाके में इनको नगर सेठ के तौर पे जाना जाता था। जो मर्चेंट कम्युनिटी होती थी उनके चीफ को नगर सेठ कहा जाता था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ऑक्यूपेशनली, जो प्रोफेशनल क्लासेस हैं उनके हिसाब से भी जानी जाती थी, जैसे हकीम हो गए, जो वैद हैं या हकीम हैं, टीचर हैं, पंडित मुल्ला हैं, लॉयर्स हो गए जो वकील हैं, पेंटर, आर्किटेक्चर के लिए जो आर्किटेक्ट्स हैं, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये सारे भी हैं। ये एक तरफ राजा को अपनी सर्विसेज तो दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल हैं बाजार में या मार्केट में या अपनी दुकानें लगाते थे और लोगों को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जो इंपीरियल पैट्रोनेज है वो शिफ्ट हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं बनने वाली। इसके आगे हम बात करें तो ट्रैवलर्स ने सही मायने में देखा जाए तो जो भी चीज़ें देखी उन सब के बारे में बताया। कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ लोगों को ये लगा कि जो विमेन के साथ सिचुएशन है वो नॉर्मल है, जैसे कि जो स्लेवरी है, अगर जो ट्रैवलर एक ऐसी जगह से आया जहाँ स्लेवरी चलती होगी तो उसके लिए वो चीज़ नई नई समझ में आएगी, तो वो उसको अलग से नहीं लिखेगा, उसको वो सोशल इनइक्वालिटी नेचुरल लगने वाली है। जैसे कि इब्ने बतूता के केस में हुआ। इब्ने बतूता जब आते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने, तो ये घोड़े लेके आते हैं, ऊँट लेके आते हैं और कुछ स्लेव लेके आते हैं, गुलाम लेके आते हैं। ये कहते हैं कि ये जो गुलाम रखने का जो काम है ये एम्परर बहुत अच्छे से करता है। एम्परर यूज़ करता है इन गुलामों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जो नोबल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इनका एक बढ़िया स्पाई सिस्टम डेवलप करा है स्लेव्स का। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने 8वीं की किताब में भी पढ़ा था कि एक जगह पे लिखा है कि स्लेव एक बेटे से भी बढ़ के होता है। इस चीज़ के बारे में भी दिखाया गया है। जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें हमें देखने मिलता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है कि गुड स्लेव इज़ बेटर देन अ सन। इस चीज़ को भी हमने 8वीं क्लास में पढ़ा है। आप देखें जब ये मुल्तान से आते हैं इब्ने बतूता, तो ये स्लेव लेके आते हैं, घोड़े लेके आते हैं और कैमल्स लेके आते हैं। इसके साथ में कुछ किशमिश और काजू भी लेके आते हैं, एलमंड्स वगैरह, एलमंड्स को सॉरी बादाम कहते हैं, एलमंड्स भी लेके आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ये उनको पता चलता है इब्ने बतूता को कि एक आदमी से खुश होके, जो नसरुद्दीन करके एक आदमी था जो प्रीच करते थे, जो सरमन्स वगैरह देते थे, उनसे खुश इतने ज़्यादा हो गए थे कि अच्छा खासा उनको पैसा दिया था। टंकास चलते थे उस समय, तो लगभग कितने 100,000 मतलब 1 लाख टंकास दे दिए, उसके साथ में 100 गुलाम भी दे दिए थे। इस तरीके से गुलामों का गिफ्ट के तौर पे भी दिए जाते थे। और आप समझ पा रहे होंगे कि एक तरीके से कमोडिटी थे। जैसे आज के समय आप गिफ्ट देने के लिए अगर वैलेंटाइन डे है तो आप उसको ग्रीटिंग कार्ड दे देंगे या फूल दे देंगे या फिर पैसे दे देंगे, इस तरीके की चीज़ें चलती है। या फिर कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं वो फेस्टिवल के हिसाब से आप दे देते हैं। उसी तरीके से स्लेव्स को भी एक तरीके का आइटम या कमोडिटी माना जाता था और उनको एज ए गिफ्ट भी लिया जाता था और उनकी ट्रेड भी हुआ करती थी। ये चीज़ हमें बताने का प्रयास करते हैं इब्ने बतूता। ये भी कहते हैं कि जो विमेन है, विमेन स्लेव जो होती थी वो रक्कासा के तौर पे गाना गाने और नाचने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और इब्ने बतूता इनकी कंपनी को, इनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंजॉय करते थे। जब सुल्तान की सिस्टर की शादी थी उस समय पे ये जो नाच गाना है वो चल रहा था और इन्होंने देखा था। साथ में अगर हम देखें तो ये जो फीमेल स्लेव हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि नोबल्स के ऊपर स्पाई के तौर पे भी काम किया करती थी।
घरों में भी काम करने के लिए इन औरतों को यूज़ किया जाता था, जो फीमेल स्लेव्स हैं उनको यूज़ करा जाता था। अगर मान के चलिए राजा की या फिर उनकी जो रानियां हैं उनका एक इस तरीके से पालकी होती है, आपने देखा होगा कभी, डोली कहते हैं जिसको हम, इस तरीके से होती थी और इसको स्लेव्स उठाया करते थे। 2 स्लेव यहाँ लग जाएंगे और 2 स्लेव यहाँ लग जाएंगे, इस तरीके से उठाया करते थे। ये काम भी किया जाता था स्लेव्स के द्वारा। इसके अलावा घर के भी जो काम है वो करे जाते थे और इनके दाम भी काफ़ी कम होते थे। जो विमेन स्लेव्स हैं इनके दाम काफ़ी कम हुआ करते थे, काफ़ी सस्ते में ये मिल जाया करते थे। अब एक और फेज देखें आप, चाइल्ड सती देखते हैं। बर्नियर जो है अपने आंखों से एक खतरनाक चीज़ होते हुए देखते हैं। वो देखते हैं लाहौर में एक बच्ची को सती करा जा रहा है, जो कि विडो हो जाती है, जो कि विधवा हो जाती है काफ़ी छोटी उम्र में। आप देखेंगे बूढ़ी औरत उसको हाथ पकड़ के ले जा रही है। बाद में उसको जो चिता होती है उसके पति की, जो बूढ़ा था उसकी चिता पे उसको बांध दिया जाता है लड़की को, और उसके बाद उसको जला दिया जाता है। इस तरीके की सिचुएशन थी और बर्नियर इस स्थिति को, ये जो चीज़ उन्होंने देखी थी उसको काफ़ी दिन तक नहीं भुला पाते, वो उनके मन में घूमती रहती है। तो ये परिस्थितियाँ बताने का प्रयास करते हैं और फिर आप समझ ही गए होंगे कि बर्नियर जब इंडियन सोसाइटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल तो थे ही, तो उन्होंने सती के ऊपर काफ़ी गहराई से लिखा, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे के लिखा। इसके अलावा आप देखिए सती में 2 तरीके से अप्रोच रहते थे। कुछ औरतें अपनी मर्जी से सती हो जाती थी और कुछ को ज़बरदस्ती सती किया जाता था। इसके बाद भी अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि औरतों के जीवन में सिर्फ यही चीज़ थी। औरतें कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। आज भी आप देखते होंगे खेतों में काम करें, उस तरीके से एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों काम किया करती थी। कभी कभी अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं, अगर कोई मर्चेंटाइल या फिर मर्केंटाइल डिस्प्यूट होता था, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में भी विमेन जाया करती थी। तो अच्छा खासा इनका सोसाइटी में हस्तक्षेप था, एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करती थी। इसके अलावा जनरली कुछ राइटर्स ऐसी भी इमेज बनाते हैं वेमेन की कि ये प्राइवेट स्पेस में कन्फाइंड रहती थी, तो ऐसा नहीं था, ये बर्नियर लिखते हैं। ये देखिए, ये पालकी आपको दिख रही है, ये तो खैर घोड़े से खिंच रही है, लेकिन एक इसी प्रकार से मैंने जैसे आपको बताया, ये मथुरा में ये ट्रैवलर डिपिक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रैवल किया करते थे आगे पीछे। ये देखिए आगे घोड़े हैं, पीछे हाथी है, बीच में एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पालकी बताई, पैलिनक्विन बताया, जो उसको स्लेव खींचा करते थे, आपने पिक्चरों में देखा होगा। तो ये पिक्चर आप देखिए। अब ज़रा सा हम रिवाइज करें टाइमलाइन को, तो ये 10th से 11th सेंचुरी के बीच में कौन आता है, आपके अल-बरूनी आते हैं उज़्बेकिस्तान से। फिर उसके बाद देखिए 13th सेंचुरी में मार्को पोलो आते हैं इटली से, वेनिशियन ट्रेडर थे ये, और ये इंडिया भी आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 14th सेंचुरी में आप देखेंगे इब्न बतूता आएंगे मोरक्को से। मोरक्को आपको पता है नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। फिर 15th सेंचुरी में आने वाले हैं समरकंदी, जिनका नाम है अब्दुल अल रज़ाक कमाल अल दिन इब्न इश्क अल समरकंदी। उसके बाद आप देखेंगे अफसानिल निकितिन, ये याद रखें बस निकितिन, तो काम हो जाएगा। 16th सेंचुरी में आप देखेंगे दुरे बरबोसा आने वाले हैं, जो पोर्चुगल से आते हैं। इसके बाद सैयद अली रईस आएंगे तुर्की से, एंटोनियो मोन्सेरेत आएंगे स्पेन से। और 17th सेंचुरी से जैसे आप देख रहे हैं शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कैसा हो रहा है, ध्यान से देखिए, जाइए यहाँ पर देखें। जैसे वास्को डी गामा एंट्री कर रहा है, वास्को डी गामा की एंट्री के बाद से क्या होता जा रहा है, पोर्चुगल से आ रहे हैं, फिर यूरोपियंस आना चालू करेंगे, स्पेनिश आ गए। स्पेनिश के बाद आप देखिए फिर से महमूद वली बल्खी, ये बल्क जो है, बल्क अफगानिस्तान में पड़ता है, बल्क, ठीक है। आप देखिए इंग्लैंड से लोग आने लगे, क्योंकि अब रूट एस्टैब्लिश होगी ना, 1600 में इंग्लैंड से आ जाएंगे। जीन बैप्टिस्ट अवेन्नर आएंगे फ्रांस से, और आपके फ्रैंको बर्नियर भी आ जाएंगे फ्रांस से। तो ये हमें तारीखें क्यों याद रखनी है, ये इसीलिए ज़रूरी हो जाती है। कभी ऐसा देख लिया जाता है या सवाल पूछा जाता है कि ये कंटेम्प्रेरी थे, 2 लोगों के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। मिडिएवल में इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे निम्बरक के बारे में पूछ लिया था, उसके साथ पूछ लिया था कबीर के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कंटेम्प्रेरी थे, या थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली, यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है 5वें चैप्टर की। स्लाइड आपके सामने है, पॉज करें वीडियो को और परंपरा अनुसार इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब बना लिया होगा। बड़ा सीधा सा सवाल है कि डिटेल में डिस्क्रिप्शन किसने दिया था सती के बारे में, ये आप जानते हैं, किसका नाम है, फ्रैंकोस बर्नियर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है 3rd। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें मैच करना है किताब और ऑथर को। तो अल बरूनी के बारे में हमने पढ़ा है, इनने किताब उल हिंद लिखी थी। फ्रैंको बर्नियर ने ट्रैवल टू मुगल एम्पायर लिखा था, क्योंकि ये दारा शिकोह के डॉक्टर रहे। इसके बाद इब्न बतूता ने रहला लिखी है। तो ये तीनों हमने मैच कर दी। ए के साथ आप जोड़ेंगे 2 को,
बी के साथ आप जोड़ेंगे 3 को और सी के साथ आप जोड़ेंगे 1 को। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। तो चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने चर्चा की ट्रैवलर्स के बारे में, उसमें इतना ही था। अगले चैप्टर में आपसे मैं मिलता हूँ चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।